नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नवगठित 17वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से हो रहा है शुरू। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाएंगे शपथ। 25 नवंबर को नए विधानसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। 26 नवंबर को राज्यपाल फागू चौहान विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने कहा, प्राथमिक और मध्य विद्यालय अभी नहीं खोले जाएंगे। और प्रदेश भर में लगातार तापमान में आ रही है गिरावट। 8.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया सबसे ठंडा स्थान रहा। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। नवगठित 17वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में ये बैठक होगी। यह सत्र 27 नवंबर तक चलेगा। आज और कल नवनिर्वाचित सभी 243 सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी शपथ दिलाएंगे। वे पहली शपथ उप मुख्यमंत्री और कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद को दिलाएंगे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी शपथ लेंगी। फिर मंत्रिमंडल के सदस्यों को वरीयता के अनुसार शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद विधायकों को विधानसभा क्षेत्र संख्या के क्रमानुसार शपथ दिलाई जाएगी। 25 तारीख को विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, जबकि 26 नवंबर को राज्यपाल फागू चौहान विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 27 नवंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा होगी। नवनिर्वाचित सदस्य हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, उर्दू और संस्कृत में से किसी एक भाषा में शपथ ले सकते हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में 75 सीटों के साथ राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 74, जनता दल यूनाइटेड ने 43, कांग्रेस ने 19 और सीपीआईएमएल ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। चुनाव में एआईएमआईएम को 5, विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 4-4, सीपीआई और सीपीएम को 2-2, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय को 1-1 सीट मिली है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि यह स्वागत सत्र है। नए जनादेश के पहले सत्र के सफल संचालन में सभी सदस्यों का सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर सभी एहतियात बरते जा रहे हैं। इधर राजद के प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि विपक्ष सरकार को सदन के बाहर और भीतर हर मोर्चे पर घेरेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष जन सरोकार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने सत्र को लेकर विधानसभा और विधान परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना को देखते हुए कोविड सुरक्षा मानकों का पालन करने और विधानमंडल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने का निर्देश दिया है। विधानसभा सचिव आरके सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी विधायकों की कोविड-19 की जांच की जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा और विधान परिषद सचिवालयों के सभी कर्मचारियों की भी कोविड जांच की जा रही है। इधर विधानसभा सचिवालय की ओर से पटना पहुंच रहे विधायकों को सरकारी अतिथि गृह के अलावा होटलों में भी ठहराने का इंतजाम किया गया है। कुछ विधायकों ने ठहरने के लिए अपनी निजी व्यवस्था की है। भाजपा विधानमंडल दल की बैठक कल पटना में होगी। इसमें नवनिर्वाचित विधायक और विधान पार्षद शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता विधानमंडल दल के नेता और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद करेंगे। बैठक में पार्टी के प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि प्रदेश के प्राथमिक और मध्य विद्यालय अभी नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय खोलने की जल्दबाजी में नहीं है। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार बच्चों के जान को खतरे में नहीं डाल सकती। उन्होंने कहा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खुले हुए हैं और इनमें कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कक्षा लगाई जा रही है।
राज्य में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 97.22% हो गई है। अब तक 2,24,221 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि वर्तमान में प्रदेश में 5,189 सक्रिय कोविड मरीज हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 385 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 97 नए मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है। राज्य में इस वैश्विक महामारी से अब तक 1,221 लोगों की मौत हो चुकी है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर ईश्वर वसव्वा रेड्डी ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 3 उपायों को अपनाने की अपील की है। अभी जो अभियान चल रही है कि मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बना रखना और हाथ धोना, ये 3 चीजें हमने पालन किया तो ये कोविड-19 को दूर करने में, प्रिवेंट करने में, को रोकने में हमें बहुत बहुत मददगार होती है। ये तीनों को हमें करना चाहिए। मुख्य सचिव दीपक कुमार आज कोरोना की रोकथाम और पब्लिक डिलीवरी असिस्टेंट सिस्टम में सुधार के उपायों को लेकर शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में कोरोना के फैलाव को रोकने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में पब्लिक डिलीवरी असिस्टेंस सिस्टम के तहत राशन कार्ड, जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के सुगम तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि भारत सौर ऊर्जा उपकरणों के स्थानीय विनिर्माताओं के संरक्षण के लिए सीमा शुल्क के स्थान पर सुरक्षात्मक शुल्क लगाने जा रहा है। आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में श्री सिंह ने बताया कि भारत सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी पवन ऊर्जा के जैसा निर्यात आधार बढ़ाना चाहता है। पवन ऊर्जा उपकरणों के क्षेत्र में भारत न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि निर्यातक भी है। पीएम कुसुम योजना को दूसरी हरित क्रांति करार देते हुए श्री सिंह ने कहा कि इस योजना से किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को सौर पंप लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। वे अपनी बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र लगा सकेंगे। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि सरकार नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों की जल निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। श्री प्रसाद ने कहा कि परंपरागत नालों को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम तथा उच्चतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। इधर तेज रफ्तार से बह रही उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवाओं के कारण कनकनी भी बढ़ गई है। गया में पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कल यहां न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं पटना में भी नवंबर महीने का 3 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। पटना का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इसका सीधा असर ठंड में वृद्धि के तौर पर दिख रहा है। विभाग के अनुसार इस वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह से ही पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा 25 नवंबर से होगी। आयोग ने प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि परीक्षा 3 दिनों तक चलेगी। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र के साथ अपनी पहचान के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, डीएल या वोटर आईडी लेकर आना होगा। पहचान पत्र दिखाने के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 12वीं के छात्रों को सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा में अलग अलग पास करना अनिवार्य होगा। सैद्धांतिक परीक्षा में छात्रों को कम से कम 33% अंक लाने होंगे। वहीं प्रायोगिक परीक्षा में भी पास करने के लिए 33% अंक चाहिए। इधर 10वीं में इस बार भी सैद्धांतिक और आंतरिक मूल्यांकन को मिलाकर ही उत्तीर्णता रखी गई है। यानी छात्रों को सैद्धांतिक और आंतरिक मूल्यांकन मिलाकर 33% अंक लाने होंगे, तभी वो पास कर पाएंगे। बोर्ड ने 10वीं के सभी विषय में आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों का कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 71वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप, माई जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है। 1800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। राजधानी पटना के दीघा एम्स एलिवेटेड रोड की दोनों लेन 30 नवंबर से चालू हो जाएगी। बिहार राज्य पथ विकास निगम के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। इधर आर ब्लॉक दीघा रोड 15 जनवरी तक चालू हो जाएगी। इन दोनों सड़कों के चालू होने से राजधानी वासियों को जाम से राहत मिलेगी। लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न होने के बाद लोग अपने कामकाज पर लौटने लगे हैं। इस कारण पटना समेत राज्य के प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए रेलवे प्रशासन ने स्टेशन और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। नशाखुरानी गिरोह से बचने के लिए यात्रियों को सचेत किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे ने पटना और राज्य के अन्य प्रमुख स्टेशनों से दूसरे राज्यों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। इधर बस अड्डों पर भी यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। नरकटियागंज की भाजपा विधायक रश्मि वर्मा से 25 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोपी मुन्ना खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी विधि व्यवस्था अमित कुमार ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है। सारण जिले के दाऊदनगर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में तेजाब के हमले में 20 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं जिले के मकेर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हुई हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य के सभी अप्रशिक्षित सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय इसके लिए कार्य योजना बना रहा है। डीजी ट्रेनिंग आलोक राज ने बताया कि किसी कारणवश जिन सिपाहियों का प्रशिक्षण पूरा नहीं हो पाया है उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाएगा। अगले साल मार्च महीने तक ट्रेनिंग पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। सभी समाचार पत्रों ने आज से 17वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत से जुड़ी खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है। इसके साथ ही विधान परिषद के 8 सदस्यों के शपथ ग्रहण को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। हिन्दुस्तान ने सत्र से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है 17वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से। इसी अखबार ने गया में पुलिस मुठभेड़ से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है गया में इनामी सहित 2 नक्सली ढेर, 2 ग्रामीण भी मारे गए। दैनिक जागरण ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है शहरी इलाकों में जल जमाव स्वीकार नहीं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है दीघा एम्स एलिवेटेड रोड की दोनों लेन 30 नवंबर तक होगी चालू। बिहटा की तरफ जाने वाली गाड़ियां पटना के जाम से बचेंगी। प्रभात खबर ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है कांग्रेस धारा 370 पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। दैनिक आज की सुर्खी है राज्यसभा चुनाव में लोजपा का प्रत्याशी रहा तो जदयू का समर्थन से रहेगा परहेज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवगठित 17वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से हो रहा है शुरू। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाएंगे शपथ। 25 नवंबर को नए विधानसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। 26 नवंबर को राज्यपाल फागू चौहान विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने कहा प्राथमिक और मध्य विद्यालय अभी नहीं खोले जाएंगे। और प्रदेश भर में लगातार तापमान में आ रही है गिरावट। 8.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।